नमस्कार दोस्तों, लिथियम जीएस वर्ड में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग प्रस्तावना की जो संवैधानिक स्थिति इस पर अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने 2 क्लासेस प्रस्तावना से संबंधित ले रखी हैं, जिसमें पहली जो क्लास रही है उसमें हम लोगों ने प्रस्तावना की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इस पर चर्चा की थी। इसकी जो दूसरी क्लास रही है इसकी शब्दावली पर हम लोगों ने चर्चा की थी। आज की क्लास मुख्यतः हम लोग प्रस्तावना की जो संवैधानिक स्थिति है इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। प्रस्तावना की जो संवैधानिक स्थिति है, यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षाओं में उठाए जाते हैं और समझने की दृष्टि से भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही भाग है, क्योंकि जो भी प्रस्तावना को लेकर के कन्फ्यूजन या संशय आपके दिमाग में रहता है, उन सभी सवालों के जवाब आज हम लोग इस प्रस्तावना के इस भाग में देखेंगे। प्रस्तावना की जो संवैधानिक स्थिति है इसको जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग प्रस्तावना से जुड़े जो केसेस रहे हैं उनका अध्ययन करें। मुख्यतः प्रस्तावना से संबंधित जिन केसों को लिया गया है उसमें लगभग 20-25 केसेस रहे हैं, जिसमें मुख्यतः अगर हम सबसे महत्वपूर्ण केसों की बात करें तो ये कुछ महत्वपूर्ण केसेस हैं, जिसमें बेरुबाड़ी यूनियन का केस रहा, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान का केस रहा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस रहा, SR बम्बई का जो मामला रहा, या फिर LIC ऑफ इंडिया का जो मामला रहा है। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण केसेस हैं जो कि प्रस्तावना को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो आज हम लोग इसी के आधार पर प्रस्तावना को समझने का प्रयास करेंगे। इन सभी जो केसेस हैं इनके आधार पर अगर हम देखें तो इसमें बेरुबाड़ी यूनियन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिस पर हम लगभग 3 साइन बना रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो केशवानंद भारती का जो केस रहा है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। अगर आप बेरुबाड़ी यूनियन तथा केशवानंद भारती के केसेस को समझ पा रहे हैं तो मुख्यतः आप इस पूरे टॉपिक को समझ पाएंगे, जिसमें मुख्यतः 2 सवाल बनते हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है तथा क्या प्रस्तावना संशोधनीय तथा परिवर्तनीय है। तो इन दोनों सवालों का आप अनुमानन मुख्यतः रटे होंगे या इस आधार पर इसको तैयार किए होंगे। आज हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे कि अगर प्रस्तावना संविधान का भाग है तो क्यों है, कैसे है, किस केस में इसको क्या कहा गया, और मुख्यतः हम लोग इन केसों की जो भूमिकाएं रही हैं इसके थोड़ा बहुत इसके बैकग्राउंड को भी देखने का हम लोग प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग ये समझ पाएं कि मुख्यतः जो केस रहे वो किस प्रकार के केस रहे थे, ताकि आप लोग प्रस्तावना को बहुत ही विस्तृत तरीके से इसको समझ सकें। इसके अलावा अगर हम देखें तो SR बम्बई का जो मामला रहा ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। LIC का जो केस रहा ये भी कुछ इसमें महत्वपूर्ण केसेस के अंतर्गत आता है, तथा थोड़ा बहुत टिप्पणी जो दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो सज्जन सिंह तथा गोलकनाथ केस में भी दिया गया है। तो अगर हम इसमें इंपोर्टेंस के आधार पर देख रहे हैं तो बेरुबाड़ी यूनियन का केस तथा केशवानंद भारती का जो केस रहा है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको नजर आएगा। इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। इसके अलावा SR बम्बई और LIC ऑफ इंडिया का जो केस रहा ये भी कुछ महत्वपूर्ण है, तथा थोड़ी बहुत हम लोग चर्चा करने वाले हैं इन दोनों केसेस के बारे में, सज्जन सिंह तथा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस के बारे में। इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो बेरुबाड़ी यूनियन है। इसी से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। जिन लोगों ने भी इसके पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देख लें, वरना प्रस्तावना आपका पूरा नहीं हो पाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं किसको, बेरुबाड़ी यूनियन का जो केस रहा है इसके बारे में इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो मामला रहा ये रहा क्या है, किस तरीके से ये प्रस्तावना से संबंधित हो जाता है, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये मुख्यतः जो मामला है ये भारत में एक स्थान है, आपके सामने एक मैप होगा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग। इसमें ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा ये वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है, तथा ये बांग्लादेश जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बात 1960 की कर रहे हैं, और ये उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था जो वर्तमान में बांग्लादेश है। तो वेस्ट बंगाल और ये पूर्वी पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा आपको दिखाई दे रही है वो काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी सीमा रेखा होती है। इसी से ये विवाद उत्पन्न हुआ था, क्योंकि अगर कोई सी देश की सीमा इस प्रकार से होने लगती है तो वहाँ पे एक समस्या खड़ी होती है कि हमारे जो फोर्सेस खड़े होंगे उनको लेकर के भी एक समस्या बनती है कि थोड़ा सा उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तथा इसके अलावा इसमें समस्या एक और भी आई थी कि हमारे, जैसे कि अगर आप ये समझे कि आपका पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है और ये पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र रहा, पूर्वी पाकिस्तान रहा है, तो यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि हमारे कुछ क्षेत्र अर्थात हमारे यहाँ रहने वाले कुछ जो लोग रहे वो इन क्षेत्रों में आ जाते हैं, और पूर्वी पाकिस्तान के जो कुछ लोग रहे वो इन क्षेत्रों में निवास करते थे। तो चूंकि
कुछ लोग यहाँ, कुछ परिवारों के लोग यहाँ रहे, उन्हीं के संबंधित कुछ लोग इधर चले गए, या इधर के जो कुछ लोग रहे इनसे संबंधित कुछ लोग इधर आ गए। तो ये एक बहुत बड़ा विवाद, एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के उस समय सामने आई थी। तो इसको लेकर के एक हल हमारी उस समय की तत्कालीन सरकार, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने एक समझौते के तहत एक फैसला किया था जिसमें यह कहा गया था कि हमारे कुछ लोग, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ क्षेत्र जैसे कि जो ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर भारत के लोग निवास करते थे, लेकिन वो आता कहाँ पर था? पूर्वी पाकिस्तान के अंतर्गत। तथा यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर के क्षेत्र दिखाई दे रहे होंगे जो कि पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र रहा, लेकिन वो लोग निवास करते थे जिनका एरिया बन गया था वो पश्चिम बंगाल। तो इन क्षेत्रों को का आदान प्रदान किया गया था। कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल के पूर्वी पाकिस्तान को दिया गया, तथा पूर्वी पाकिस्तान से कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिया गया था। एक अलग बात है कि जो भारत ने अपने क्षेत्र दिए थे पूर्वी पाकिस्तान को, वो ज़्यादा था, और जो लिए थे वो थोड़ा कम था। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठ करके सामने आया, और जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस तरह का जो समझौता किया और उसके तहत जब इस तरीके के काम किए गए थे, तो उस समय एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। बेरूबाड़ी मामले में भारत सरकार ने अपनी कुछ भूमि जो थी वो पूर्वी पाकिस्तान को दे दी थी, तथा इसी को लेकर के एक विवाद हुआ कि क्या भारत सरकार अपनी जो भूमि है वो किसी दूसरे देश को दे सकती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा। विपक्ष में जो लोग रहे उन्होंने काफ़ी बवाल किया इस बात को लेकर के, संसद में लेकर के इसको लेकर के काफ़ी बवाल हुआ। और जब ये बवाल चल रहा था, जब इसको लेकर के विवाद चल रहा था कि क्या कोई सरकार, क्या कोई इस प्रकार की सरकार हो सकती है जो अपने ही देश की ज़मीन जो है वो किसी दूसरे देश को दे सकती है, तब ये मामला जब ज़्यादा जोर पकड़ने लगा, जब ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी इस बात को लेकर के, तो आपको पता होगा कि एक आर्टिकल है हमारे भारतीय संविधान में, आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 143, इसमें कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांग सकते हैं। अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से अगर किसी कानूनी सलाह की आवश्यकता होती है तो आर्टिकल 143 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। लिहाजा ये काम वो मंत्रिमंडल की सलाह से करते हैं। तो ये मामला आर्टिकल 143 के तहत और राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में परामर्श लिया गया। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट से इसको लेकर के परामर्श लिया गया, और उस समय 2 प्रश्न राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से किया गया। पहला सवाल इसमें यह रहा था कि क्या भारत सरकार अपनी भूमि किसी दूसरे देश को दे सकती है? ये पहला सवाल रहा। और दूसरा सवाल इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बना था वो ये रहा था कि क्या अगर वो ऐसा कर सकती है, क्योंकि दिया तो गया था, तो अगर वो ऐसा कर सकती है तो वो किस आधार पर कर सकती है? अगर इसको हम देखें तो आर्टिकल जो 3 है, आर्टिकल 3 के तहत भारत की जो संसद है, संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है, और इसके लिए उसे एक सामान्य विधेयक की मात्र आवश्यकता होती है, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो आर्टिकल 3 के तहत ऐसा किया जा सकता है, या फिर इसके लिए आर्टिकल 368 जो है जिसमें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है, तो क्या इसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये एक प्रकार का सवाल उस समय बन करके उठा था कि क्या ऐसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, भारत की सरकार अपनी किसी भूमि को किसी दूसरे देश को दे सकती है या नहीं दे सकती है। तो ये एक मामला उस समय उठ करके सामने आया था। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहते हैं हम कि आज की जो क्लास हम लोग ले रहे हैं इसमें हम लोग ज़्यादातर समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग जो कुछ भी हम बोल रहे हैं उसको आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा। जो भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट उसमें नज़र आएंगी उसे आप लोग उसी समय पे आप लोग उसको एक नोट्स बनाते चले जाएंगे, जिससे आप लोग लास्ट में देखेंगे कि सबसे जो भी इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपके पास आ चुकी हैं। क्योंकि आज हम लोग अगर हम सब कुछ लिखने लग जाएं तो समय की अपनी सीमाएं हैं और हम लोग इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोशिश ये करिए कि एक एक चीज़ को आप लोग समझने का प्रयास करिए। जो कुछ भी हम बोल रहे हैं उसे
हाथ के हाथ लिखने का प्रयास करें। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ निकल के आई थी बेरोजगारी मामले में, वो ये था कि आर्टिकल 143 के तहत जो हमारे राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगा गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से क्या पूछा, 2 सवाल महत्वपूर्ण इसमें से बने थे कि क्या एक संप्रभु राज्य की सरकार अपनी भूमि का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे राज्य को देने का अधिकार रखती है, और दूसरा सवाल इसमें था कि यदि है, अगर वो ऐसा कर सकती है तो वह किस प्रक्रिया के तहत कर सकती है। अगर ऐसा किया जा सकता है तो किस प्रक्रिया का तात्पर्य यहाँ पर यह रहा है कि वो आर्टिकल 3 के तहत ऐसा कर सकती है, या फिर आर्टिकल 368 के तहत कर सकती है, या फिर इन दोनों के आधार पर कर सकती है। तो ये मुख्यतः सवाल यहाँ पर बन करके सामने आए थे। इसके मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने, इस मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के अपना जो फैसला दिया था, उसने कहा कि एक संप्रभु राज्य जो होता है वैसा कर सकती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला रहा है वो यह रहा है कि वो ऐसा कर सकती है, अर्थात भारत की सरकार क्या होने के नाते, एक संप्रभु सरकार होने के नाते, संप्रभु सरकार होने के नाते ऐसा कर सकती है। और ऐसा करने के लिए वो आर्टिकल 3 और आर्टिकल 3 के साथ आर्टिकल 368 का उपयोग करेगी। जब हम लोग आर्टिकल 3 अर्थात भारत के संविधान का भाग 1 पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग आर्टिकल 3 से लेकर के 4 पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ पर ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते भारत की सरकार ऐसा कर सकती है, अर्थात भारत की सरकार संप्रभु होने के नाते, हमने जब संप्रभुता वाला टॉपिक चल रहा था इसके पहले वाले वीडियो में, तो वहाँ पर हमने आप लोगों को समझाया था कि संप्रभुता का मतलब ये होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य दोनों मामले में पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तो इस आधार पर भारत एक संप्रभु राज्य होता है, और संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अपनी किसी भूमि को किसी दूसरे देश को दे भी सकती है, और दूसरे देश की भूमि को अपने अंदर अधिग्रहित भी कर सकती है। तो इस तरह की जो बात कही गई थी वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे कहा गया था। और ऐसा करने की जो प्रक्रिया, अर्थात दूसरा जो सवाल रहा था, उसका जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा संसद जो है इन दोनों तरीकों से कर सकती है, अर्थात 3 के माध्यम से भी और आर्टिकल 368 के माध्यम से, अर्थात अमेंडमेंट ला करके इसको इस तरीके से किया जा सकता है। अब ये निर्णय जैसे ही लिया गया, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय जैसे ही आया, और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संप्रभु सरकार ऐसा कर सकती है, वैसे एक नया विवाद उठ करके खड़ा हुआ जो कि प्रस्तावना से संबंधित था। प्रस्तावना में 2 शब्द आपको मिलते हैं, प्रस्तावना में 2 शब्द आपको मिलते हैं। एक तो होता है राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता, अर्थात जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, जो लोग इसका विरोध कर रहे थे वो इसके आधार पर कर रहे थे, अर्थात उन्होंने कहा कि प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता शब्द का प्रयोग किया गया है, राष्ट्र की एकता शब्द का प्रयोग किया गया है, और इस आधार पर जो संसद है वो इसका उल्लंघन करती है, और इसको आधार बना करके जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने एक मामला दर्ज किया जो कि प्रस्तावना से संबंधित हो जाता है। और दूसरा जो पक्ष इसमें रहा है, उन्होंने कहा कि अगर आप राष्ट्र की एकता प्रस्तावना से देख रहे हैं तो दूसरा चीज आप इसमें और भी देख सकते हैं जिसमें कहा गया है संप्रभु। तो ये जो संप्रभु शब्द है ये पक्ष को डिफेंस कर रहा था, और राष्ट्र की एकता जो है ये विपक्ष का एक मुद्दा बन गया था कि इन्होंने कहा कि राष्ट्र की एकता जो शब्द है ये हमारी प्रस्तावना में है, और अगर हमारी भारत की सरकार इस तरीके से करती है तो राष्ट्र की एकता का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है, राष्ट्र की जो एकता और अखंडता है इसका उल्लंघन करती है सरकार। तो ये एक विपक्ष का मुद्दा रहा, लेकिन पक्ष के वकील ने जो यहाँ पर आर्गुमेंट किया था, उन्होंने ये कहा कि संप्रभु सरकार जो होती है वो ऐसा कर सकती है। तो अब यहाँ पर एक सवाल उठ करके ये खड़ा हुआ कि क्या प्रस्तावना के आधार पर इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे ये कि जैसे ही ये मामला आया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भारत की सरकार संप्रभु होने के नाते किसी दूसरे राष्ट्र को अपनी भूमि दे सकती है, और ऐसा वो इस दोनों तरीकों से अर्थात 3 और आर्टिकल 368 जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया इस माध्यम से कर सकती है, वैसे ही ये मामला प्रस्तावना से संबंधित हो गया। और प्रस्तावना से संबंधित ये सवाल बना कि जो राष्ट्र की एकता शब्द प्रस्तावना में प्रयोग किया गया है, इसके आधार पर
कोई संसद ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन वहीं पे जो पक्ष के लोग रहे उन्होंने कहा कि भारत की सरकार एक संप्रभु सरकार है और संप्रभुता का मतलब होता है कि भारत जो है भारत की सरकार जो है अपने आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में अपना नियंत्रण रखती है, तो इस आधार पर ऐसा कर सकती है। अब जैसे ही ये बात प्रस्तावना से संबंधित हुआ तो अब यहाँ पर एक नया मुद्दा निकल करके सामने आया, एक नई बात निकल करके सामने आई कि सवाल ये बन गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। समझ पा रहे हैं आप लोग इसे? क्योंकि आर्टिकल 368 में ये कहा गया है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। तो अगर ऐसा किया जा रहा है प्रस्तावना के आधार पर, जब इस तरीके से हो रहा है तो दिक्कत यह आ जाती है कि अगर प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग अगर बन जाता है तो इस आधार पर तो ये केस गलत हो जाएगा, और अगर ये संविधान का भाग नहीं है तो इस आधार पर ये केस ही नहीं बनता है, ये सवाल ही नहीं बनता है। तो इसलिए ये मामला एक नया प्रस्तावना को लेकर के एक नया मोड़ ले लेता है, जहां पर यह सवाल निकल करके सामने आया। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अब इस भाग का जो तात्पर्य है इसे आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर भाग से क्या तात्पर्य है? जैसे कि हम देखते हैं कि भारत का जो संविधान है इसमें कितने भाग हैं? इसमें 22 या अमूमन 25 भाग की बात की जाती है। इसे हम लोग बाद में कभी देखेंगे कि 22 और 25 किस तरीके से हो जाता है। तो फिलहाल हम लोग इसे 22 भाग को समझ के चलते हैं। तो इसमें 22 भाग हैं। तो क्या इस आधार पर जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है? तो मुख्यतः हम इस आधार पर बात नहीं करेंगे कि संविधान में जो 22 भाग हैं इस आधार पर प्रस्तावना जो है एक भाग नहीं होता है। यहाँ पर भाग का जो तात्पर्य है वो हिस्सा से है। भाग का यहाँ पर तात्पर्य है हिस्सा, यानी कि वो उसका भाग है। भाग यानी कि हिस्सा, भाग इक्वल टू हिस्सा। यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, जिस संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं वह है भाग से संबंधित। भाग का जो तात्पर्य है वो हिस्सा से है, यानी कि प्रस्तावना क्या संविधान का एक हिस्सा है या नहीं है। इसको एक बेहतर तरीके से आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप एक कोई कॉपी खरीद रहे हैं, कोई रजिस्टर खरीद रहे हैं, तो अगर उस रजिस्टर के ऊपर जो कवर पेज है, रजिस्टर के ऊपर एक कोई कवर पेज लगा हुआ है, तो अगर वो कवर पेज के ऊपर अगर कोई कोटेशन लिखा हुआ है तो क्या आप ऐसा मान सकते हैं कि जो कॉपी है, जो रजिस्टर है, वो जो कोटेशन उसके ऊपर लिखा गया है वो उसका भाग है या नहीं है? इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हैं। आपने बर्फी देखा होगा, तो बर्फी के ऊपर जो हलवाई लोग होते हैं वो क्या करते हैं? बर्क लगा देते हैं, चांदी का बर्क लगा देते हैं। तो क्या वो चांदी का बर्क बर्फी का हिस्सा है या नहीं है? तो इस तरीके का सवाल यहाँ पर निकल करके सामने आया कि क्या प्रस्तावना संविधान का वास्तव में भाग है भी या नहीं है। यानी कि जो ये मामला उठ करके सामने आया बेरूबाड़ी यूनियन का, और इसमें प्रस्तावना का जो मुद्दा स्वतः ही इन्वॉल्व हो जाता है, तो वहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठ करके आता है कि क्या इस आधार पर इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था बेरूबाड़ी यूनियन के मामले में, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला आया था, इसमें यह कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज निकल के आया, उसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि प्रस्तावना किसी के लिए, यानी किसी भी सरकार के लिए शक्ति का स्रोत नहीं हो सकता। यहाँ पे दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज कही गई है वो ये कहा गया कि प्रस्तावना किसी सरकार के लिए शक्ति का स्रोत नहीं होगा। शक्ति का स्रोत नहीं होगा, अर्थात इससे आप प्रस्तावना को लेकर के किसी को ना शक्ति मिलती है, पार्लियामेंट को ना शक्ति मिलती है, और ना उसकी कोई शक्ति सीमित होती है। इसके अलावा इसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना जो है, तीसरी बात जो इसमें कही गई थी इस फैसले में, वो ये कहा गया कि प्रस्तावना से हमें क्या प्राप्त होता है। प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान के निर्माणकर्ताओं के विचार को अभिव्यक्त करता है
तथा संविधान को समझने में सहायता करते हैं, सहायता मात्र करता है। तो यानी कि यहाँ पर जो प्रस्तावना से संबंधित बेरोबारी यूनियन में केस कहा है, फैसला लिया गया, उसमें कहा गया कि प्रस्तावना सिर्फ क्या काम करेगा, संविधान को समझने में सहायक होगा। प्रस्तावना संविधान को समझने में सहायक होगा, और जो प्रस्तावना के जो निर्माण करता है, अर्थात जो लोग संविधान सभा के मेंबर थे, उनकी जो मेंटेलिटी थी, उस मेंटेलिटी को समझने में हम लोग इसकी सहायता कर सकते हैं। तो ये बेरोबारी यूनियन का जो मामला रहा, इसमें बिल्कुल जो क्लियर बात कही गई वो यह है कि प्रस्तावना संविधान का भाग तो है ही नहीं। तो इस आधार पर हम जो इसका फैसला रहा, जिसमें ये कहा गया कि जो ये वाला मुद्दा रहा, यानी कि जो भारत की सरकार है वो अपनी किसी भूमि को किसी दूसरे देश को दे सकती है, और किसी दूसरे देश से अपनी भूमि किसी दूसरे देश की भूमि खुद अधिग्रहित भी कर सकती है। तो इस बात को इस आधार पर, अर्थात बेरोबारी यूनियन के जो फैसले के आधार पर हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और प्रस्तावना का जो मुद्दा यहाँ पर निकल करके आता है, उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और प्रस्तावना किसी भी सरकार के लिए किसी शक्ति का स्रोत नहीं बन सकती है। अर्थात न संसद को अपनी शक्ति दे सकती है, कोई किसी प्रकार की शक्ति देती है, और ना ही संसद से किसी प्रकार की शक्ति लेती है। प्रस्तावना से सिर्फ संविधान को समझा जा सकता है, और जो प्रस्तावना बनाने वाले लोग रहे, अर्थात जो हमारे संविधान सभा के जो लोग रहे, जिन्होंने संविधान की रचना की, उनकी जो मेंटेलिटी है, जो उस समय की विचारधारा उनके दिमाग में चल रही थी, उसको समझने में हम लोग इसकी सहायता हम लोग वहाँ पे ले सकते हैं। तो ये प्रमुख चीज़ें बेरोबारी यूनियन से संबंधित रहा। इससे ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आता है वो ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ पा रहे होंगे कि ये मामला क्यों उठा था, और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावना से संबंधित इसको बनाया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसले यहाँ पर दिए थे। ये 3 प्रमुख मुद्दे रहे हैं, इसे आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद एक मामला है, बहुत महत्वपूर्ण घटना रही देश में उस समय, 17वां संविधान संशोधन। 17वां संविधान संशोधन जो हुआ है वो कब हुआ है? 1964 में। 17वां संविधान संशोधन 1964 ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान का संशोधन रहा। इसमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाया गया, भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाया गया, और उसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। तो भूमि अधिग्रहण मामला, भूमि अधिग्रहण अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। अब इसको समझने का आप लोग प्रयास करिए। 9वीं अनुसूची, हमारा जब संविधान बना, मूल संविधान की अगर हम बात करें तो उसमें 8 अनुसूचियां रही हैं। एक बाद में संशोधन करके 9वीं अनुसूची उसमें बनाया गया था। इस समय 12 अनुसूचियां हमारे भारतीय संविधान में। तो 9वीं अनुसूची का तात्पर्य यह होता है कि अगर कोई विषय 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है तो हम उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। सोचिएगा, अगर 9वीं अनुसूची में किसी विषय को शामिल कर दिया जाता है तो हम उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, अर्थात उस मामले को लेकर के हम कोर्ट में नहीं जा सकते। 1964 के बाद से ये मामला बहुत ही ज़्यादा विवादित रहा, और 17वां संविधान संशोधन जो किया गया था 1964 में, उसमें राज्यों के जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम रहे थे उसको पारित किया गया, और उससे संबंधित जो कानून थे उसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया था। अर्थात इसको आप अगर आसान भाषा में समझें कि जो ये भूमि अधिग्रहण मामला रहा राज्यों के लिए था ये, तो इस मामले में क्या किया गया था कि जो
जमींदारों की भूमि है उससे उनसे लेकर के और दूसरे लोगों को, जो छोटे किसान लोग रहे हैं, उनको यहाँ पर देने की प्रक्रिया रही थी। इसको हम लोग डिटेल में कभी जब नवी अनुसूची और भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले को पढ़ेंगे वहाँ पर इसके बारे में डिटेल में बात की जाएगी। आप लोग फिलहाल यहाँ पर इतना समझिए कि राज्यों का भूमि अधिग्रहण अधिनियम एक पारित किया गया, एक कानून लाया गया 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 के तहत, और इस कानून को नवीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। नवीं अनुसूची में शामिल करने का तात्पर्य क्या बताया मैंने कि नवीं अनुसूची में शामिल होने का तात्पर्य होता है कि हम उसको लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकते, अर्थात इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। और जैसे ही ये संशोधन हुआ, इस संशोधन के विरोध में, इस संशोधन के विरुद्ध एक पुनः विवाद उत्पन्न हो गया कि क्या केंद्र सरकार न्यायालय के उसके जो अधिकार हैं, न्यायालय के जो अधिकार हैं उसको छीन सकती है। यानी कि जब ये मामला आया तो इसमें विवाद हुआ और उस विवाद में क्या कहा गया कि क्या सरकार न्यायालय के अधिकार को छीन सकती है। अर्थात अब यहाँ पे इससे संबंधित दो महत्वपूर्ण केस बने। पहला केस बना सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य केस। पहला जो केस बना था वो था सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य केस, और दूसरा इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण केस बना था वो था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस। पंजाब राज्य का मामला रहा। सज्जन सिंह बनाम जो राजस्थान राज्य केस रहा, ये 1965 का मामला रहा है और ये 1976 का मामला। 1964 के बाद ये दोनों मामले सामने आए थे और इन मामलों को लेकर के भी ये सवाल जब उठाया गया, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठ करके आया था कि क्या सरकार जो है अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो न्यायालय के अधिकार को किसी प्रकार से सीमित कर सकती है या उसको छीन सकती है। इस प्रकार का जब सवाल आया तो ये मामला भी एक उससे संबंधित, प्रस्तावना से संबंधित हो गया और इसमें भी ये बात कही गई कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये बहुत ही ध्यान रखने लायक चीज़ है कि जब भी कोई केस, अर्थात मैंने बताया था कि इन दोनों केसों का महत्व प्रस्तावना से संबंधित बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर ये इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है कि इसमें जो फैसले सुनाए गए थे वो प्रस्तावना से संबंधित सिर्फ इतना ही था कि जब भी कोई फैसला सुनाया जाता है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, एक होता है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, अर्थात जो भी निर्णय है उन्होंने उसको लिया और उसको निर्णय में इन राइटिंग लाया गया। लेकिन इसके अलावा कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी जजेस के द्वारा उसको ऐसी कहा जाता है, तो ये जो बातें जो चलते चलते जज कह देते हैं उसको कहा जाता है ओबिटर डिक्टा। ओबिटर डिक्टा, आप लोग इस सब वर्ड को याद रखिएगा, ओबिटर डिक्टा। ओबिटर डिक्टा का तात्पर्य होता है कि ये निर्णय का हिस्सा नहीं होता है, ये निर्णय का हिस्सा नहीं होता है। इसमें कुछ बातें जजों के द्वारा चलते चलते ऐसे ही टिप्पणी के रूप में कह दी जाती है, वह हमारे निर्णय का हिस्सा नहीं होता है। अर्थात उसके आधार पर हम किसी जो दूसरा कोई केस अगर इससे संबंधित होता है तो उसको लेकर के हम इसका रेफरेंस हम लोग वहाँ पर नहीं ले सकते हैं। तो ओबिटर डिक्टा के रूप में वहाँ पर इस दोनों केसेस के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि यहां पर ये जो बात कही गई कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये किस आधार पर कहा गया है? ये एक ओबिटर डिक्टा के रूप में कहा गया है, अर्थात ये निर्णय का हिस्सा यहां पर नहीं रहा है। अर्थात अगर सीधी सीधी ये पूछा जाए कि इस दोनों केसेस में, अर्थात सज्जन सिंह और बनाम राजस्थान केस वाला जो मामला रहा है और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस का जो मामला रहा है, इन दोनों केसों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या संविधान को प्रस्तावना का भाग माना है? तो निर्णय के रूप में इसको ना मान करके क्या कहेंगे हम कि इसको इसे ओबिटर डिक्टा के रूप में अर्थात टिप्पणी के रूप में ऐसा जजेस ने कहा था। क्योंकि देखिए एक चीज यहाँ पर जानने लायक चीज है कि निर्णय एक
निर्णय के आधार पर लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी जाती हैं, जो फैसले लिए जाते हैं, उसके आधार पर जो निर्णय लिखा जाता है वो तो निर्णय होता है। उसके आधार पर आप दूसरे किसी उससे संबंधित अगर कोई केस बनता है तो आप क्या करेंगे, उससे संबंधित उसको रेफरेंस लेकर के और उसको वहां पर प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो बात कही गई है ये किस आधार पर कहा गया है, एक ओबिटर डिक्टा के रूप में कहा गया है। अर्थात इस आधार पर हम किसी दूसरे केस में, इसी से संबंधित अगर कोई दूसरा केस होता है तो वहां पर हम लेकर के इसे नहीं जा सकते हैं। अर्थात चलते चलते जजेस के द्वारा जो बातें कह दी जाती हैं, इसे निर्णय का हिस्सा नहीं बनाया गया और यहां पर यह कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पर रहा है। प्रस्तावना से संबंधित ये सिर्फ यही बात यहां पर कहा गया है। दोनों केसों में 1965 और 1967 में दोनों जो केस रहे हैं, इसमें प्रस्तावना को क्या माना गया है, संविधान का भाग माना गया है। लेकिन आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि ये एक निर्णय का हिस्सा नहीं है। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका कि सज्जन सिंह बनाम राजस्थान केस और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो केस रहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय के आधार पर प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है। किस आधार पर माना है, एक ओबिटर डिक्टा टिप्पणी के रूप में यहां पर यह कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। समझ पा रहे हैं आप लोग इसे। इसके बाद इस मामले में मैंने बताया था कि इन दोनों केसों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण केसेस निकल करके सामने आता है वो 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण इसके लिए हो जाता है। और इसमें प्रस्तावना को लेकर के जो बातें कही गई उसको आप लोग थोड़ा ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। केशवानंद भारती दूसरा, ये पहला केस रहा इंपोर्टेंट वाला, और दूसरा इंपोर्टेंट केस रहा है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। तो ये मामला कब हुआ था, 1973। ये 1973 का मामला है। ये तो आप लोगों ने पहले से भी काफी याद किया होगा। केशवानंद भारती कौन थे? केशवानंद भारती केरल के एक सन्यासी थे, संत थे। केशवानंद भारती कौन थे? एक सन्यासी या संत व्यक्ति थे। इनके पास एक ट्रस्ट हुआ करता था। अभी हाल फिलहाल में 2020 में इनकी मृत्यु हुई है। तो केशवानंद भारती केरल के एक सन्यासी हुआ करते थे और इनके पास ट्रस्ट था, आश्रम था। आश्रम की काफी जमीन हुआ करती थी। अब एक संशोधन हुआ हमारे संविधान में, 29वां संविधान संशोधन। यहां पर एक महत्वपूर्ण संशोधन है, 29वां संविधान संशोधन। जो ये 29वां संविधान संशोधन हुआ है, ये 29वां संविधान संशोधन 1972 में हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें केरल राज्य से संबंधित केरल भूमि अधिग्रहण बिल पास किया गया था। केरल भूमि, इसमें केरल भूमि अधिग्रहण बिल पारित किया गया और क्या काम कर दिया गया, तथा ये जो केरल से संबंधित जो केरल भूमि अधिग्रहण बिल पारित यहां पर किया गया है, इससे संबंधित जो कानून थे उसे भी 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया तथा इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। नवीं अनुसूची में इसे भी शामिल कर दिया गया। अब यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण विवाद उठ करके आया कि जब इसे नवीं अनुसूची में शामिल किया गया तो वही विवाद जो इसके पहले भी चले आ रहे थे। जब मैंने बताया था 1964 से इस प्रकार के कानून लगातार देश में बन रहे थे और उससे संबंधित, ताकि लोग विवाद ना कर पाए, किसी प्रकार का कोई विरोध ना हो पाए, इसके लिए उसे उठा करके कहाँ शामिल कर दिया जा रहा था, नवीं अनुसूची में उसे शामिल कर दिया गया। और जब इस प्रकार के कानून को नवीं अनुसूची में शामिल किया गया तब फिर वही मामला उठ करके सामने आया कि क्या संसद को यह अधिकार है कि वो किसी भी मामले को लेकर के
क्या काम कर दे कि न्यायालय की जो शक्ति है, अर्थात जो न्याय की प्रक्रिया है उसे वो छीन ले, अर्थात न्याय की जो शक्ति है, न्यायालय की जो सीमा अधिकार है उसको वो सीमित कर दे। तथा इसमें सबसे महत्वपूर्ण विवादित प्रश्न जो बना था वह था कि क्या संसद के अधिकार है कि वह संसद के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है या उसे नवी अनुसूची में शामिल कर सकती है। अर्थात अगर इस तरीके से होने लग जाए तो क्या हो जाएगा, संविधान संशोधन होगा और हर प्रकार के संशोधन को क्या कर दिया जाएगा, नवी अनुसूची में शामिल कर दिया जाएगा और इस तरीके से सरकार जो होगी वो क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से निरंकुश बन जाएगी। तो जब ये मामला कोर्ट में गया, अर्थात आप ध्यान रखिएगा कि केशवानंद भारती जो केरल राज्य केस रहा है ये 29वें संविधान संशोधन के विरुद्ध रहा था। 29वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया, इसमें केरल जो भूमि अधिग्रहण बिल रहा था उसको यहाँ पर पारित किया गया है और इसे उठा करके नवी अनुसूची में शामिल कर दिया गया। नवी अनुसूची में शामिल होने का तात्पर्य क्या होता है, नवी अनुसूची में शामिल होने का तात्पर्य होता है कि आप उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, अर्थात आप उस मुद्दे को लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकते थे। और जैसे ये मामला आया, केशवानंद भारती की जो जमीन थी वो जब्त कर ली गई और जैसे वो जब्त कर ली गई तो उसको लेकर के कोर्ट में वो नहीं जा सकते थे। समझ पा रहे हैं आप लोग इसे, तो उसे लेकर के वो कोर्ट में नहीं जा सकते थे। इसलिए एक दूसरा रास्ता निकाला गया कि क्या संसद को यह अधिकार है कि वो किसी भी विषय को उठाकर के नवी अनुसूची में शामिल कर दे, अर्थात संसद संविधान के किसी विभाग में संशोधन करने का अधिकार रखती है। तो जब ये मामला कोर्ट में आया तो कोर्ट ने जो यहाँ पर निर्णय दिया है उसने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय रहा उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना से संबंधित यहाँ पर मामला बन गया और ये कहा गया, इसका जो निर्णय रहा सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय ये रहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब भाग है तो क्या किस प्रकार की शक्ति से मिल जाती है, तो यहां पर यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग तो है, प्रस्तावना संविधान का भाग तो है, लेकिन सिर्फ भाग होने के आधार पर इसमें जो संशोधन है वो नहीं किया जा सकता। यानी कि इसमें क्या कहा गया कि ये भाग तो बन जाता है लेकिन इससे किसी प्रकार की सरकार को किसी प्रकार की शक्ति नहीं मिलती है, जो कि बेरुबारी में भी कहा गया था। यानी कि यहां पर भाग तो मान लिया गया लेकिन यह कहा गया कि किसी सरकार को इस आधार पर कोई शक्ति प्राप्त नहीं होते, अर्थात इस आधार पर किसी सरकार को ना किसी प्रकार की शक्ति मिलती है और ना ही किसी प्रकार की शक्ति को इसमें कम किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें यह कहा गया कि संविधान की जो व्याख्या है तो संविधान की व्याख्या करने के समय आप इसकी सहायता ले सकते हैं, अर्थात इससे संविधान की व्याख्या होती है, इससे संविधान की व्याख्या होती है, इससे संविधान की व्याख्या होती है। समझ पा रहे हैं आप लोग इसमें? तो ये जो महत्वपूर्ण चीज रहा है, अर्थात अगर आपसे ये पूछा जाए कि बेरुबारी यूनियन केस जो रहा है और केशवानंद भारती का जो केस रहा है, इसमें प्रमुखता अंतर पर अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसके अलावा इसमें ये जो बातें कही गई कि किसी सरकार को इस आधार पर कोई शक्ति प्राप्त न होती है और ना ही उसकी शक्ति कम होती है और ना ही उसको किसी प्रकार की शक्ति मिलती है, तथा इसके संविधान की व्याख्या करने के समय इसकी आप सहायता, इसकी मदद आप लोग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो बात यहाँ पर कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो जब प्रस्तावना संविधान का भाग बन जाता है तो इसके आधार पर अब यहाँ पर यह हो जाता है कि आर्टिकल 368 के तहत क्या काम हो जाएगा, इसमें संशोधन करने का अधिकार भी संसद को प्राप्त हो जाएगा। अब ये एक अलग विवाद हो जाता है, आगे चल करके हम लोग इसके बारे में और चर्चा करने वाले हैं। इसमें आप लोग कुछ अंतरों को याद रखिएगा क्योंकि धीरे धीरे हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। जब हम लोग प्रस्तावना में संशोधन की प्रक्रिया पर आएंगे तब फिर से हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया, इसमें एक चीज और यहाँ पर जोड़ा गया है कि जब प्रस्तावना जो कि संविधान का भाग बन जाता है तो इसमें संशोधन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ने, कोई दिक्कत नहीं है, आप संशोधन कर लीजिए। लेकिन इसके साथ साथ इसमें यह भी कहा गया था कि आप इसमें कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकते हैं जो इसके मूल ढांचे को परिवर्तित कर दे। ये इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण चीज रहा, जिसमें कहा गया कि आप इसमें किसी इस प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते जो कि इस संविधान के मूल ढांचा ही इसका परिवर्तित हो जाए। मूल ढांचे को भी आगे समझने का हम लोग प्रयास करेंगे।
तो ये एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर ये निकल करके आता है कि केशवानंद भारती केस में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज रहा है वो यह कि प्रस्तावना संविधान का भाग यहाँ पर मान लिया गया और यहाँ पर इसे निर्णय में शामिल किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि इसके पहले जो सज्जन सिंह का केस रहा और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस रहा, उसमें इसी बात को अर्थात संविधान प्रस्तावना का भाग है इसको किस रूप में शामिल किया गया था, एक ओबिटर डिक्टा के रूप में, एक टिप्पणी के रूप में शामिल किया गया था। लेकिन यहाँ पर ये जो बात कही गई है वो किस रूप में शामिल किया गया है, यहाँ पर इस बात को एक निर्णय के रूप में शामिल किया गया, ना कि एक ओबिटर डिक्टा के रूप में शामिल किया गया है। आप लोग मुझे उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे केशवानंद भारती केस किस प्रकार का केस रहा और इसमें प्रस्तावना को लेकर के जो विवाद बना था उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। एक महत्वपूर्ण चीज इसमें यह भी है कि जो बेरूबाड़ी का मामला रहा, इसमें जो जजों की संख्या रही और केशवानंद भारती की जजों की जो संख्या रही है, यहाँ पर जजों की संख्या 13 रही है और ये अब तक की सबसे बड़ी जजों की पीठ रही है। अब तक की सबसे बड़ी जजों की जो पीठ बैठी है वो केशवानंद भारती, अर्थात अब तक का सबसे बड़ा जो केस है वो केशवानंद भारती केस रहा है। और इसका एक मतलब और हो जाता है कि अगर कोई ऐसी पीठ बैठती है जिसमें जजों की संख्या सबसे अधिक अर्थात तो सबसे बड़ी पीठ है, तो उसके फैसले को कोई दूसरी पीठ जिसमें जजों की संख्या उससे कम है उसको वो नहीं बदल सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको याद रखिएगा, ठीक से याद रखिएगा। आप ध्यान रखिएगा कि बेरूबाड़ी का जो मामला रहा इसमें जजों की जो संख्या रही वो 7 रही थी, जजों की संख्या इसमें 7 रही थी और इसी वजह से इसके जो फैसले को यहाँ पर बदल दिया गया। इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें 7 जजों ने फैसला लिया था और यहाँ पर ये सबसे बड़ी जो पीठ बैठी है इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और ये पीठ ये कहा गया है 13 जजों की पीठ के द्वारा, अर्थात ये सबसे बड़ी पीठ बन जाती है। अब इसके फैसले को किसी के द्वारा भी अर्थात किसी ऐसे कोर्ट के द्वारा जिसमें जजों की संख्या इससे कम है तो उसके आधार पर इसे बदला नहीं जा सकता है। अर्थात केशवानंद भारती का केस का जो निर्णय रहा है वो अब तक का सबसे जो महत्वपूर्ण केसों के अंदर देखें सबसे बड़े केस के रूप में इसको देखा जाता है और अब तक इससे बड़ा कोई केस नहीं बना है। अर्थात इसके फैसले को बदला जाए इसके लिए जरूरी है कि जजों की पीठ जो है वो इससे ज़्यादा हो ताकि हम केशवानंद भारती के जो फैसले हैं उसको बदल सकें। तो ये एक महत्वपूर्ण विवाद रहा है, इसको आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। आगे हम लोग इससे संबंधित जो दूसरे केस हैं उनको देखते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 2 महत्वपूर्ण मामले और है प्रस्तावना से संबंधित। एक है एसआर बम्बई का मामला। एसआर बम्बई कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। कर्नाटक के एसआर बम्बई कौन थे? कर्नाटक के मुख्यमंत्री। कर्नाटक के मुख्यमंत्री। एक आर्टिकल है आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित होता है। राष्ट्रपति शासन इसके द्वारा लगाया जाता है। केंद्र सरकार किसी भी राज्य में जब संवैधानिक स्थिति खराब हो जाती है तो आर्टिकल 356 का प्रयोग करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करती है, जिससे वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो केंद्र के हाथ में आ जाती है। इसका बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा विवादित जो आर्टिकल है वो यही है हमारे भारतीय संविधान का। इसको लेकर के तमाम सरकारों ने इसका बहुत ही दुरुपयोग किया। इंदिरा गांधी ने तो इसकी पराकाष्ठा पार कर दी थी, जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका काफ़ी प्रयोग किया। तो यहाँ पर ये जो संबंधित है ये इसी से संबंधित है। यहाँ कर्नाटक की जो सरकार थी, कर्नाटक में जो सरकार रही थी वहाँ पर आर्टिकल 356 के आधार पे राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी गई थी। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री रहे एसआर बम्बई, उन्होंने इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसके अलावा केंद्र सरकार ने देश में 4 बीजेपी शासित प्रदेशों, उसी समय 4 बीजेपी शासित प्रदेशों में भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी अलग अलग राज्यों में जो
2 राज्य रहे थे दक्षिण भारत के। इसके अलावा उसमें उत्तर प्रदेश का भी शासन रहा था। तो यहाँ पर जो बीजेपी शासित प्रदेश रहे थे वहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा कर दी गई। तो उन सभी मामलों को उठा करके सुप्रीम कोर्ट ने इसी में डाल दिया था। अर्थात सभी इस मामले अर्थात जो केंद्र सरकार इसका उपयोग जो कर रही है आर्टिकल राष्ट्रपति शासन का, तो इसके विरुद्ध जो यहाँ पर केस किया गया था, तो इन सभी मामलों को जहाँ पर बीजेपी शासित प्रदेश रहे तो वहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी गई थी। 4 राज्य उस समय रहे थे। तो उन सभी केसों को उठा करके भी एसआर बोम्मई मामले में डाल दिया गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में बीजेपी शासित जो प्रदेश रहे थे वहाँ पर राष्ट्रपति शासन को वैध ठहराया। अर्थात 4 बीजेपी शासित प्रदेशों के बीजेपी शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन को वैध ठहराया। क्यों वैध ठहराया? क्योंकि बीजेपी शासित राज्य कहीं ना कहीं किसकी बात करते थे? जो वहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश में 1991 जो रहा उसमें जो दंगे हुए थे, धर्मनिरपेक्षता का कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ था। तो इस आधार पर, इसके बारे में फिर हम लोग अभी चर्चा करेंगे, फिलहाल धर्मनिरपेक्षता को आधार बना करके बीजेपी शासित प्रदेशों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया। एक सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये रहा। इसके अलावा प्रस्तावना को संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग माना। अच्छा, एक यहाँ पर चीज ध्यान में रखिएगा कि जो एसआर बोम्मई का मामला रहा है इसमें जजों की जो संख्या रही है वो 9 जज रहे हैं। इसमें जजों की संख्या 9 जज रहे हैं। और जो LIC ऑफ इंडिया के केस रहा है इसमें 2 जज इसमें निर्णय लिए थे, 2 जजों की पीठ बैठी थी इसमें। तो अब एक चीज यहाँ पर क्लियर हो जाता है, जैसे कि अभी इसके पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर कोई छोटे जजों की पीठ होती है, यानी कम संख्या वाले जजों की पीठ होती है, वो किसी बड़े जज की जो पीठ है उसका जो फैसला उसको वो नहीं बदल सकती है। अर्थात ये तो क्लियर हो जाता है कि एसआर बोम्मई के मामले में और LIC ऑफ इंडिया के मामले में जो भी फैसला लिया जाएगा वो केशवानंद भारती केस के खिलाफ नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं? इसीलिए प्रस्तावना को यहाँ पर और ज्यादा महत्वपूर्ण बताते हुए इस मामले में एक कदम और आगे बढ़कर प्रस्तावना को एक महत्वपूर्ण भाग माना, प्रस्तावना को संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग माना। तथ्य के साथ साथ पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी इसका एक मूल ढांचा के अंतर्गत शामिल किया गया। समझ पा रहे हैं आप लोग इसे? इसके अलावा जो दूसरा केस रहा है LIC ऑफ इंडिया का, जिसमें 2 जजों की पीठ बैठी थी, ये मामला एक किस प्रकार का मामला था? इसमें LIC की एक पॉलिसी थी। LIC की एक पॉलिसी थी जिसमें जो पॉलिसी सिर्फ उन कर्मचारियों के लिए था जो सरकारी कर्मचारी थे, और अगर प्राइवेट कर्मचारी भी थे तो वो सिर्फ वो हो सकते थे जो उच्च पदों पर आसीन थे। इसमें कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समानता शब्द का प्रयोग किया गया है इसका उल्लंघन हो रहा था। और इसी बात को लेकर के मनु भाई शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर के, अर्थात LIC मामले को लेकर के जो फैसला सुनाया उसमें उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और इसके आधार पर हम किसी भी व्यक्ति को समानता के आधार पर उसमें कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज निकल के आ रही है वो इस तीसरे सवाल का जवाब निकल के आ रहा है, जिसमें पूछा गया कि प्रस्तावना संशोधनीय परिवर्तनीय है या नहीं है। यहाँ पर परिवर्तनीय का जो तात्पर्य है ना वह है न्याय योग्य। परिवर्तनीय का तात्पर्य होता है न्याय योग्य। यहाँ पर अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, पहले आप लोग इसको समझ लीजिए कि यहाँ पर LIC को लेकर के जो जिसमें कहा गया कि पॉलिसी वही ले सकता है जो सरकारी कर्मचारी है, या फिर वो अगर किसी प्राइवेट पद पर है तो वो उच्च पदों पर आता है तो वही ले सकता है। तो यहाँ पर समानता के अधिकार को कहीं ना कहीं उल्लंघन किया जा रहा था, जिसको मनु भाई शाह ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और एक महत्वपूर्ण भाग है। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण
भाग है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज निकल करके आता है। इसके बाद इसमें जो दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो यह है कि जो ये केसेस आपने अब तक देखे हैं, इन केसेस के आधार पर अगर हम देखें तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, इसका जो निष्कर्ष है उस निष्कर्ष पर एक बार हम लोग नजर डालते हैं। इसमें जो सबसे पहली बात निकल करके आती है वो यह है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अर्थात इन तमाम केसों के आधार पर हमने ये जाना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब जब प्रस्तावना संविधान का भाग है तो फिर इसमें दूसरी बात क्या हो सकती है, तथा संविधान की व्याख्या करने में इसकी सहायता ली जा सकती है। जो प्रस्तावना का भाग है तथा संविधान की व्याख्या में इसकी सहायता ली जा सकती है। समझ पा रहे हैं आप लोग इसे? अब जब ये बात क्लियर हो जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तब अब इसमें एक नई चीज निकल करके आती है, वो ये है कि क्या प्रस्तावना परिवर्तनीय भी है। परिवर्तनीय का मतलब होता है न्याय योग्य, अर्थात प्रस्तावना में दी गई शब्दावली के आधार पर क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। प्रस्तावना में जो शब्दावली दी गई है, क्या आप इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब दिया उसमें यह कहा गया कि इसमें दूसरी बात जो निकल करके आती है वो ये है कि प्रस्तावना अकेले परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। संविधान अकेले परिवर्तनीय नहीं है। अकेले परिवर्तनीय नहीं होने का क्या तात्पर्य है, इसमें यह कहा गया कि संविधान के प्रस्तावना में जो शब्दावली यूज की गई है, जो प्रस्तावना है उसके आधार पर, सिर्फ उसके आधार पे आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर प्रस्तावना के किसी दूसरे भाग की अगर हम बात करें, अगर प्रस्तावना में जो शब्दावली यूज की गई है और वही शब्द किसी संविधान के अन्य भाग में है, तो उस अन्य भाग को आधार बना करके आप इसको न्याय योग्य बना देते हैं, अर्थात ये परिवर्तनीय हो जाता है। अर्थात इसमें यह कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान के किसी अन्य भाग, संविधान के किसी अन्य भाग के साथ परिवर्तनीय है। क्या मतलब हुआ इसका, यहां पर हम बात कर रहे थे समानता की, तो समानता का जो अधिकार है ये आर्टिकल 16 में आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें दिया गया है। तो यानी कि यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि आप इस आधार पे, आर्टिकल 16 के आधार पे जो समानता शब्द यूज किया गया है उसके आधार पे तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ जो प्रस्तावना में समानता शब्द यूज किया गया है इसके आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग इसे? ये सारे केसेस का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया और इसके आधार पर हम लोगों ने जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो हम कहेंगे कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है क्या प्रस्तावना संशोधनीय एवं परिवर्तनीय है, तो संशोधनीय पर हम लोग आगे चल करके चर्चा करेंगे। चूंकि संविधान प्रस्तावना का भाग है तो इसलिए इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। आर्टिकल 368 में कहा गया है कि संसद जो है वो संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, तो इसलिए प्रस्तावना संशोधनीय भी हो जाता है। इसके अलावा परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय का योग्य, परिवर्तनीय होने का मतलब था कि प्रस्तावना अकेले परिवर्तनीय ना होकर के प्रस्तावना संविधान के किसी अन्य भाग के साथ मिलकर के परिवर्तनीय भी हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग इसे? आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रस्तावना में जो संशोधन हुए हैं उसकी क्या प्रक्रिया रही है, उसकी क्या इतिहास रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे हम लोग देखेंगे प्रस्तावना में संशोधन की जो प्रक्रिया है, संशोधन का जो इतिहास है उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए सबसे पहले और जरूरी चीज़ है कि जो आपने केसेस इसके पहले पढ़े हैं उन केसेस के आधार पर ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो उसी आधार पर हम लोग इसे देखने का प्रयास करेंगे। तो एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 368।
आर्टिकल 368 के आधार पर अगर हम देखें तो इसमें यह कहा गया है कि संविधान में संसद के द्वारा आर्टिकल 368 के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। संविधान सभा ने यह कहीं नहीं कहा था कि संसद संविधान के किसी एक भाग में संशोधन नहीं कर सकता। अगर उसकी ऐसी मंशा नहीं होती तो ये बात कहीं ना कहीं वो जरूर कहता। तो इसलिए इसमें आर्टिकल 368 के आधार पर आप सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से याद रखें। उसके बाद दूसरी चीज ये निकल करके आती है कि संविधान में जो संशोधन की सीमा है, संशोधन की सीमा, तो ये किस आधार पर होगा? इसमें एक संशोधन होता है जिसे कहते हैं हम सामान्य संशोधन और दूसरा होता है विशेष संशोधन। तो प्रस्तावना इनमें से किनमें के अंतर्गत आएगा? अगर हम सामान्य संशोधन की बात करें तो संविधान में जो आर्टिकल 368 दिया गया है इसमें 3 प्रकार के संशोधन की प्रक्रियाएं दी गई हैं। इसमें कुछ विषय ऐसे होते हैं जिस पर संशोधन करने के लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है, तो उसमें हम सामान्य बहुमत से हम संशोधन कर सकते हैं। और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है और उसके साथ साथ आधे से ज़्यादा राज्यों के अनुमोदन की भी आवश्यकता होती है। तो ये 2 प्रकार की सीमाएं यहाँ पर निर्धारित की गई हैं संविधान में संशोधन को लेकर के। प्रस्तावना जो होता है वो इसी के अंतर्गत आता है। प्रस्तावना में अगर संशोधन करना है, प्रस्तावना में जो शब्द यूज किए गए हैं उसमें अगर कोई संशोधन करना है तो वो विशेष संशोधन के अंतर्गत ही किया जा सकता है। थोड़ी कठिन सी प्रक्रिया होती है। तो एक एक बार हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखने की प्रक्रिया कोशिश करते हैं कि जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया रही है उसमें किस केस में किस तरीके की बातें की गई हैं। तो सबसे पहला जो केस आपके सामने आया था वो कौन सा था? बेरूबाड़ी का मामला। बेरूबाड़ी मामला। तो बेरूबाड़ी में क्या कहा गया? बेरूबाड़ी मामला कब आया? 1960 में ये मामला रहा था। इसमें सबसे पहले क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। संविधान का भाग नहीं है। भाग नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाता है। तो अब इस आधार पर अगर हम देखें तो जब संविधान प्रस्तावना का भाग है ही नहीं तो इस पे 368 जो है वो लागू ही नहीं होता है। आर्टिकल 368 लागू नहीं होता है। इसके अलावा हम देखें दूसरा जो केस रहा इसके बाद वाला वो क्या रहा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस। गोलकनाथ को जो केस रहा कब रहा? 1967 का केस रहा गोलकनाथ का। इसमें क्या कहा गया? इसमें प्रस्तावना को संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग माना गया। आपको याद होगा कि इसमें प्रस्तावना को संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग माना गया, परंतु इसे निर्णय में शामिल नहीं किया गया। प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें भी कहा गया प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन इसे क्या किया गया? निर्णय में शामिल नहीं किया गया। निर्णय में इसे शामिल नहीं किया गया। तो जब ये निर्णय में शामिल ही नहीं हुआ तो इस आधार पर अगर हम देखें तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। अर्थात इन्होंने कहा कि इस व्याख्या के आधार पर अगर हम देखें तो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में संशोधन यहाँ पर नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगला जो सबसे महत्वपूर्ण केस बना था वह है केशवानंद भारती का केस। केशवानंद भारती का जो केस रहा ये 1973 में केस बना था और इस केस के बारे में हम लोग अभी चर्चा कर चुके थे। तो इस केस में प्रस्तावना को लेकर के जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई थी, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण मैंने इसलिए कहा कि इसमें जो प्रस्तावना को लेकर के बात कही गई थी उसे निर्णय में शामिल किया गया था और यहाँ पर कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग यहाँ पर बन जाता है। अब जब प्रस्तावना संविधान का भाग बन जाता है तो एक महत्वपूर्ण चीज इसमें यह हो जाता है कि आर्टिकल 368 जो है इस पर लागू हो जाता है। लेकिन इसमें इस केस का निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो कहा गया कि साहब इसमें संशोधन किया जा सकता है, तो हाँ साहब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कोर्ट ने एक चीज इसमें और चीज कहा और वो लेकिन बोल के
एक शब्द इसमें यूज किया गया कि ये मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकता, मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकता। तो केशवानंद भारती केस में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आता है वो ये है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन इसमें संशोधन अब आर्टिकल 368 इस पर लागू हो जाता है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। और ये कहा गया कि मूल ढांचा को बदले बिना इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो मूल ढांचा, यहाँ मूल ढांचा की जो संकल्पना है, मूल ढांचा की वो यहाँ पर आ जाता है। मूल ढांचा की संकल्पना, मूल ढांचा की संकल्पना जो है यहाँ पर प्रस्तुत की गई और इस मूल ढांचा को इन्होंने यहाँ पर केशवानंद भारती केस में एक्सप्लेन नहीं किया। समझ पा रहे हैं आप लोग इसे? मूल ढांचा की जो भी इसमें चीजें आएंगी उसको इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कहना यहाँ पर था कि जैसे जैसे आगे परिस्थिति बनती जाएगी, जैसे जैसे यहाँ पर जिसकी आवश्यकता पड़ती जाएगी, वैसे वैसे मूल ढांचा को एक्सप्लेन यहाँ पर किया जाएगा। तो ये एक 3 जो केसेस रहे हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें रही हैं कि प्रस्तावना को लेकर के बेरुबारी में प्रस्तावना का भाग संविधान का भाग नहीं माना गया, गोलकनाथ में इसको भाग तो माना गया लेकिन निर्णय में शामिल नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर भी संशोधनीय नहीं होता है। और केशवानंद भारती केस में इसे संविधान का भाग माना गया, इसलिए इस पर 368 लागू होता है, अर्थात इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इसमें इन्होंने ये कहा कि इसमें जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब मूल ढांचा को इन्होंने एक्सप्लेन यहां पर नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद हमारे देश में एक समय आया, इंदिरा गांधी का शासनकाल आया, इंदिरा गांधी की दूसरी सरकार बनी, इंदिरा गांधी की। अब यहाँ से आप लोग जो भी चीज़ें हैं उसे थोड़ा सा आप लोग डिटेल में समझने के लिए थोड़ा सा ठीक से सुनेंगे ताकि आप लोग उसे समझ पाएं और उसी हिसाब से आप लोग उसे लिखते जाएंगे। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में कराया गया है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज निकल करके ये आता है कि 42वां संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी की दूसरी सरकार बनी इस समय और इंदिरा गांधी एक महान शक्ति के रूप में उभर करके सामने आई थी। और शक्ति हमेशा किसी भी व्यक्ति को जब प्राप्त होती हो तो निरंकुश बना देती है। अतः आपातकाल की घोषणा इस समय की गई। आप देख रहे होंगे कि समय ऐसा रहा जब देश में आपातकाल की स्थिति उस समय घोषित की गई। सारे विपक्षी जो थे वो जेल में डाल दिए गए थे तथा बहुत सारे उस समय तुगलकिया फरमान उस समय जारी किया गया था और तथा संविधान में बहुत से ऐसे संशोधन किए गए। और यही कारण है कि 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसी समय किया गया, इसी समय यह संशोधन किया गया और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। दरअसल इंदिरा गांधी ये साबित करना चाहती थी कि संसद संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकता है, संसद संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकता है। केशवानंद भारती में जो मूल ढांचा की बात इसमें यहाँ पर की गई है, केशवानंद भारती केस में कहा गया कि मूल ढांचा में संशोधन किए बिना, मतलब उसे बदले बिना संसद संविधान में किसी भाग में संशोधन कर सकती है। दरअसल इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि केशवानंद भारती का जो मूल ढांचा का कॉन्सेप्ट है, जो मूल ढांचे की संकल्पना की बात यहाँ पर की गई है, उसके भी विरुद्ध बात किया जाए। और वो कहीं ना कहीं साबित करना चाहती थी कि हम सबसे शक्तिशाली हैं और ये हम साबित करना चाहते हैं कि हम संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकते हैं। और इसी के साथ संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ दिए गए। और कौन कौन से शब्द जोड़ दिए गए? इसके द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए, जिसमें था पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया। इसके अलावा समाजवादी शब्द जोड़ा गया और तीसरा शब्द रहा अखंडता, अखंडता शब्द जोड़ दिया गया। कोई औचित्य नहीं था, मैंने बताया भी इंदिरा गांधी सिर्फ इसलिए ये शब्द इसमें जोड़ती हैं या जोड़ने का प्रयास इसमें किया गया, जोड़ा गया कि कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि पंथ निरपेक्षता की अगर बात करें तो देश में उस समय जो राष्ट्रवादी विचारधारा के जो लोग रहे उनको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने के लिए इन शब्दों को जोड़ा गया। अगर हम अपने संविधान को देखें तो इसमें तमाम प्रकार के ऐसे आर्टिकल हैं, जैसे कि आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 30, ये तमाम प्रकार के आर्टिकल ऐसे आर्टिकल हैं जो कहीं ना कहीं संविधान में पंथ निरपेक्षता की बात पहले से ही कहते हैं। इसका कोई औचित्य नहीं था, मुझे नहीं पता क्यों जोड़ दिया गया इसे, लेकिन इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं ये बात साबित करना चाहती थी कि हम ये कोर्ट को भी ये बताना चाहती थी कि हम
संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकते हैं। अगर हम समाजवादी शब्द की बात करें तो आर्टिकल 39 के द्वारा हमारे मूल संविधान में कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है, समाजवादी व्यवस्था देखने को मिलता है। और जो पूंजीवादी व्यवस्था के जो लोग रहे, पूंजीवादी व्यवस्था को मानने वाले जो लोग रहे, कहीं ना कहीं उनको नीचा दिखाने के लिए इसको शब्द को जोड़ा गया। और अखंडता शब्द की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसके पहले हमारे संविधान में यूनिटी शब्द का प्रयोग पहले से ही किया गया था और इस शब्द का भी यहाँ पर कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इंदिरा गांधी ने इन तीनों शब्दों को इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ करके साबित कर दिया कि हम संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं। और मूलतः ये केशवानंद भारती में जो ये बात कही गई थी, मूल ढांचे की संकल्पना जो यहाँ पर लाई गई थी, उसके विरुद्ध ये बात यहाँ पर की गई है। इसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार गिरी और सत्ता केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी। जनता दल की सरकार ने 42वें संविधान संशोधन में जो चीज़ें जोड़ी गई थी या जो बातें लाई गई थी, उसको सही करने की कोशिश यहाँ पर की जाने लगी। और इस 42वें संविधान संशोधन के काट के लिए और इंदिरा गांधी की जो नीतियाँ रही थी, इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आसान करने के लिए, इसको और बेहतर बनाने के लिए 43वां संविधान संशोधन किया गया। 43वां संविधान संशोधन 43वां संविधान संशोधन हुआ और ये संशोधन कब कराया गया? 1977 में जनता दल की सरकार बनी। 1977 में जनता दल की सरकार के द्वारा 43वां संविधान संशोधन हुआ और इस संशोधन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज रहा है वो 31D में संशोधन किया गया। 31D जो है ये किससे संबंधित है? 31D जो है ये राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां होती हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जो होती थी उससे संबंधित होता था। और उस समय इंदिरा गांधी के विरोध का तात्पर्य होता था राष्ट्र का विरोध। इसको आप इस समय से बहुत बढ़िया से कंपेयर कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग इसी को समझिए कि आर्टिकल 31 जो डी रहा है ये किससे संबंधित है? ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जो रही हैं उससे संबंधित रहा है और इसमें परिवर्तन किया गया और कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की वो जो पॉलिसी रही उसको यहाँ पर कमजोर करने की कोशिश की गई है। इसके बाद इसमें एक अगला जो संविधान संशोधन हुआ है वह है 44वां संविधान संशोधन और ये थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन जो हुआ है वो कब हुआ है? 1978 में। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ। जनता दल की सरकार जो थी उस समय बहुमत में थी, लोकसभा में बहुमत में थी, परंतु राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में ये सामान्य बहुमत में भी उस समय नहीं हुआ करती थी। लगभग 41 सीटें उस समय राज्यसभा में थी। राज्यसभा में 41 सीटें थी जनता दल की, तो 41 सीटें इनकी यहाँ पर हुआ करती थी। तो कांग्रेस के समर्थन के बिना ये संभव ही नहीं था कि वो कोई ऐसा कानून पारित कर लें जो लागू किया जा सके। तो 44वां संविधान संशोधन जो लाया गया इसमें सिर्फ उन्हीं कानूनों को पारित किया गया जिसमें कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, अर्थात जिससे कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं थी। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इसमें कुछ व्यवस्थाएं जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें जो लोकसभा का कार्यकाल रहा है ये पहले 6 वर्ष हुआ करता था, जिसे इंदिरा गांधी ने कर दिया था, इसे यहाँ पर 5 साल कर दिया गया जो 44वां संविधान संशोधन रहा है। इसके अलावा इसमें देखें तो जो आर्टिकल 226 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियाँ हैं इसमें यहाँ पर बढ़ोतरी की गई। यहाँ पर जो लोकसभा की शासनकाल को कम किया गया। इंदिरा गांधी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कांग्रेस को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि चलो विपक्ष की सरकार भी 1 साल कम ही चलेगी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियाँ रही हैं उसको यहाँ पर थोड़ा सा नियंत्रित किया है, उसको थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहा है इसको जो बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाया गया है। इसके अलावा आपातकाल की जो स्थिति रही है जिसका दुरुपयोग बार बार किया जा रहा था आर्टिकल 356 के द्वारा, तो आपातकाल को यहाँ पर थोड़ा सा कठिन बनाया गया है। आपातकाल को कठिन बना दिया गया यहाँ पे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो 3 महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं आर्टिकल
संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। इसमें लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल कम कर दिया गया, 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। 226 जो आर्टिकल है इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी की गई। और आपातकाल की अगर हम बात करें तो आपातकाल को थोड़ा सा कठिन यहाँ पर बना दिया गया ताकि आने वाली जो सरकारें हैं ये इसका दुरुपयोग ना कर सकें। कांग्रेस का समर्थन ना मिलने के कारण, अच्छा एक महत्वपूर्ण चीज ये भी याद आता है कि जब इस तरीके की चीजें हो रही थी उस समय जो 3 शब्द ये जो जोड़े गए हैं इनको इस समय क्यों नहीं हटाया गया। तो पहले इसमें महत्वपूर्ण चीज इसमें जानने के लिए है कि अगर हम जनता दल की स्थिति को उस समय देखें तो जनता दल में उस समय जो लोग थे वो जयप्रकाश नारायण की बात करें, जगजीवन राम रहे, चौधरी चरण सिंह रहे, मोरारजी देसाई रहे, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी। तो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ये राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे और ये पंथ निरपेक्षता के विरोध में बात करते थे। इसके अलावा जो और लोग रहे जैसे कि जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम तो न्यूट्रल रहे थे, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई ये समाजवादी व्यवस्था के लोग रहे थे, उनको इस शब्द से कोई आपत्ति थी ही नहीं, अखंडता से किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। तो इसलिए इन शब्दों में परिवर्तन नहीं किया गया, अर्थात इसके ना हटने के 2 कारण रहे। पहला कारण इसमें यह बन जाता है कि जो जनता दल रहा उसमें जो जनता दल के प्रमुख नेता रहे उनमें भी एकमत इसको लेकर के नहीं रहे, और दूसरा कारण ये रहा कि इंदिरा गांधी इसे हटाना नहीं चाहती थी और इसमें कांग्रेस का समर्थन जनता दल को नहीं मिला था, तो इसकी वजह से भी ये नहीं हटाया गया। इसके बाद से जो सबसे महत्वपूर्ण केस यहाँ पर निकल करके एक दूसरा आता है वो प्रस्तावना से संबंधित, वह है मिनर्वा मिल्स का केस, और ये अंतिम केस बनता है। इसी के साथ आपका ये जो भाग है ये समाप्त हो जाएगा। तो मिनर्वा मिल्स केस को यहाँ पर समझते हैं। मिनर्वा मिल्स केस जो है ये किससे संबंधित है? मिनर्वा मिल्स केस 1980 में लाया गया था, 1980 में, ये 1980 का केस है। तो आप लोग इसको यहाँ पर थोड़ा सा देखने का प्रयास करें, मिनर्वा मिल्स केस, और ये कब बना? 1980। इसकी भूमिका को समझने का प्रयास करिए, आप इसे समझें। इसके पहले हम एक व्यक्ति पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे, उनका नाम है नानी पालकीवाला। ये जो नानी पालकीवाला व्यक्ति थे ना, ये वकील थे। नानी पालकीवाला जो थे ये वकील थे, और इंदिरा गांधी के सरकार के विरुद्ध जितने भी केसेस हुए हैं उन सभी केसेस में ये विपक्ष के वकील रहे हैं, विपक्ष के वकील रहे हैं। तो हुआ ये था कि जनता दल की जब सरकार बनी थी, क्योंकि ये चूंकि जनता दल की सरकार में काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, तो जब जनता दल की सरकार बनी थी तो इन्हें राजदूत बना करके यूएस भेज दिया गया था। ये यूएस चले गए थे, काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। और इसके पहले के जितने भी केसेस आपने देखे हैं, जैसे कि केशवानंद भारती केस रहा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस रहा, सज्जन सिंह केस रहा, सभी केसों में नानी पालकीवाला विरुद्ध में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ उस केस में विरुद्ध में केस लड़ रहे थे। इसके बाद से जब दूसरी सरकार बनी इंदिरा गांधी की, तो नानी पालकीवाला यूएस से इन्हें बुला लिया गया, इन्हें वापस कर दिया गया, अर्थात इन्हें भारत वापस आना पड़ा। अब ये कोशिश कर रहे थे कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें जिन चीज़ों को नहीं बदला गया है उसे कोई ना कोई ऐसा मौका मिले जिसकी वजह से नानी पालकीवाला को अवसर मिले, और वो जो 42वें संविधान संशोधन में चीज़ें की गई थी उसको कहीं ना कहीं बदलने का प्रयास किया जाए। और उसी बीच में एक घटना होती है देश में मिनर्वा मिल्स केस के रूप में। तो मिनर्वा मिल्स केस में, मिनर्वा मिल्स एक प्रकार का मिल हुआ करता था, और इसका इंदिरा गांधी सरकार ने क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। और इस राष्ट्रीयकरण को लेकर के जो कानून बने थे उसको लेकर के इन्होंने इसे नवीं अनुसूची में शामिल कर दिया, इसे नवीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। अब नानी पालकीवाला को एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ, और इस केस के माध्यम से इन्होंने मिनर्वा मिल्स केस को लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। और इस केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसमें इन्होंने ये कहा कि इस केस के फैसले में कि संसद बिना संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किए, संसद संविधान के बिना मूल ढांचे में परिवर्तन किए संशोधन कर सकती है। यानी कि यहाँ पर जो निर्णय रहा है उस निर्णय में ये कहा जा गया है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ठीक है, लेकिन शर्त क्या होगी कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। मूल ढांचे को
बदले बिना, मूल ढांचे को बदले बिना, मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा संसद जो है वो संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है। इसके अलावा इसी फैसले में ये बताया गया कि जो 3 नए शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे वो वैध माने जाएंगे। संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता तक प्रस्तावना में जो शब्द हैं क्या वो मूल ढांचा के अंतर्गत आते हैं, एक नया सवाल बन करके खड़ा हो गया। तो अब इसको समझने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि क्या प्रस्तावना मूल ढांचा है। अब एक नया सवाल निकल के आता है कि क्या प्रस्तावना मूल ढांचा है। तो इसके लिए आप इस तरीके से समझिए कि इस डायग्राम से समझने का प्रयास करिए कि ये जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर जिसे हम मूल ढांचा कह रहे हैं, तो क्या, और ये जो है आपका प्रस्तावना है, तो क्या बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर प्रस्तावना है, या फिर आप इसे इस तरीके से समझिए, एक स्ट्रक्चर आपका ऐसे बनेगा, ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर और ये हो गया प्रस्तावना। तो क्या प्रस्तावना का कुछ भाग बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या ये सही है, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर और प्रस्तावना ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर और ये प्रस्तावना दो अलग अलग चीजें हैं, या फिर एक चौथा डायग्राम आप यहाँ पर बना सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर और प्रस्तावना ये एक ही चीज है। तो तमाम अध्ययनों के आधार पर जो अब तक आप लोगों ने पढ़ा है उस आधार पर अगर हम देखें तो ये निष्कर्ष हो जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो प्रस्तावना तो नहीं है। तो ये क्लियर हो जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर और प्रस्तावना अलग अलग भी नहीं है, तो इसको भी यहाँ पर काट देते हैं। इसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर प्रस्तावना है, ये भी यहाँ पर गलत बात हो जाती है। ये डायग्राम जो है आपका बिल्कुल सही यहाँ पर बनता है, यानी कि जो मूल ढांचा की बात यहाँ पर की गई है वो ये है कि प्रस्तावना के कुछ भाग, प्रस्तावना का कुछ हिस्सा जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। और ये कौन से शब्द होंगे, इसमें जो शब्द यूज किया गया है वह है संप्रभुता। संप्रभुता जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा लोकतंत्र, इसके अलावा लोकतंत्र जो शब्द है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द जो होगा ये भी मूल ढांचा के अंतर्गत आएगा। और इसके अलावा पंथ निरपेक्ष, और इसके अलावा राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये प्रस्तावना की वो शब्दावलियां हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या हुआ, मिनर्वा मिल्स केस यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है और यही अब तक यहाँ पर लागू किया जाता है कि इसमें यह कहा गया कि संसद संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। अब मूल ढांचे की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना का कुछ हिस्सा, प्रस्तावना लगभग अगर हम आज की बात करें तो प्रस्तावना की लगभग सभी शब्दावली जो है वो मूल ढांचे के अंतर्गत आ जाती हैं। तो प्रस्तावना में कुछ एक आध शब्द ऐसा है, एक आध शब्द की अगर हम बात करें तो जैसे कि राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय की अगर हम बात करें तो ये मूल ढांचा से थोड़ा सा बाहर हो जाता है। अगर कभी संसद चाहे तो इसको परिवर्तित कर सकती है क्योंकि इसके हट जाने से भी संविधान का मूल ढांचे में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसके अलावा अगर हम बाकी लगभग जो भी शब्द देख रहे हैं प्रस्तावना के अंतर्गत वो लगभग सभी मूल ढांचे के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो प्रस्तावना के मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना आप उसे परिवर्तित कर सकते हैं। अब इस तरीके से दो चीजें निकल करके आती हैं क्योंकि लगभग मैंने बताया कि प्रस्तावना के लगभग सभी शब्द जो हैं वो मूल ढांचा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसलिए एक निष्कर्ष ये भी निकलता है कि प्रस्तावना में किसी प्रकार का कोई नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता, अर्थात उसमें कोई चीज जोड़ी नहीं जा, घटाई नहीं जा सकती। उसमें अगर कोई नया शब्द है जो हमारे संविधान के किसी अन्य भाग में है उसे उठा करके संविधान की प्रस्तावना में डालना चाहते हैं तो आप उसे डाल सकते हैं, उसे मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मूल ढांचा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तमाम चीजें रही हैं, संविधान की प्रस्तावना यहां पर आकर के आपका पूरा होता है। बहुत मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए। जो भी आपके सुझाव हैं, कमेंट हैं, जहां पर भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं वो आप हमें बताते रहें ताकि उसी आधार पर उसमें सुधार किया जा सके और उसी आधार पर आप लोगों को नई से नई चीजें दी जा सकें। चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें, यह आप लोगों को बार बार कहना पड़ता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि जिस रूप में आप लोगों ने प्रस्तावना को पढ़ा है
ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरीके से इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं इसी सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।